हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं जुलाई 2024 का विजन आईएएस का मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स का, जिसमें गाइस सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर अबाउट आईआर शॉर्ट्स जो हमारे रह गए थे आईआर के। उसके बाद गाइस इसी वीडियो में यू विल गेट दी इकोनॉमी के 5 टॉपिक जो हमें आज कवर करने हैं। तो चलते हैं हम सीधा अपने टॉपिक्स की और जो भी लोग चैनल पे नए हैं गाइस, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बटन बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट यू विल गेट दी नोटिफिकेशन व्हेन एवर द वीडियो कम्स। तो अब हम देखते हैं पहला टॉपिक अपना क्या है हमारा। देखो, इंडिया ने ना यूएन लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान दोहा में ज्वाइन किया है। क्या ना, इंडिया जो है 1 of 25 कंट्रीज है, मतलब 25 कंट्री में से इंडिया भी एक कंट्री है इन दिस थर्ड कॉन्फ्रेंस जो कि हुई, जिसका काम है, जिसका एम है कि ना हम अ, जो लोगों की लाइफ है अफगानिस्तान में तालिबान के रूल के अंडर, उसको ना कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि देखो, ये बहुत बड़ा सवाल होता है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, है ना, तालिबानी रूल चल रहा है, तो वहाँ पर कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद है इट विल सप्लीमेंट प्रीवियस एफर्ट कैसे कैसे, जैसे दिल्ली का रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है, अफगानिस्तान का मॉस्को का फॉर्मेट कंसल्टेशंस है, ये सारे के सारे एफर्ट्स को इम्प्रूव करने की बात है। दूसरा ये कह रहा है कि ना कॉन्फ्रेंस ना अलाउ करता है तालिबान को टू पोजीशन देमसेल्व्स एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान। कॉन्फ्रेंस ने तालिबानियों को अलाउ किया कि वो एक सोल रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान के नज़र आए। तालिबान जो है वो रिटर्न टू पावर इन 2021 आफ्टर वेजिंग एन इंसर्जेंसी। तो तालिबान 2021 में आपको पता ही है आया, यूएस ने अपनी वहाँ से हटा लिया था सारी पास, और उसके बाद तालिबान का वहाँ पे रूल शुरू हो गया, क्योंकि इंसर्जेंसी जो चल रही थी यूएस बैक गवर्नमेंट की, उसके खिलाफ हुआ। अब हम बात करते हैं कि ना पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान का होना भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, ये हम इसी विषय पे तो हमारा काम चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, रीजनल कनेक्टिविटी देता है अफगानिस्तान, क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन का एक गेटवे है। तो ये क्या करता है हमारे देश में, देखो सेंट्रल एशियन रीजन्स में जाने के लिए, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, यहाँ जाने का जो रास्ता है वो अफगानिस्तान है। तो अगर रास्ते में ही इतने ज़्यादा ऐसा रूल होगा जहाँ पर लोगों की एक्सप्लॉइट होगा, इस तरह से होगा, पीस नहीं होगा, तो वहाँ पर आप जा नहीं सकते हो। तो एक तो ये हमारे सेंट्रल एशियन रीजन्स को कनेक्ट करता है, द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज सिक्योरिटी। इंसर्जेंसीज खत्म होंगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रुकेगा, रिड्यूस होगा, तो इससे एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा इंडिया के नदर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। ठीक है, अनस्टेबल अफगानिस्तान जो होगा मे बिकम सेफ शेल्टर फॉर टेररिस्ट। अनस्टेबल अगर अफगानिस्तान होगा तो अनस्टेबिलिटी की वजह से टेररिस्ट का वहाँ बॉर्न होगा। और देखो, आपके नेबर में ना अगर कोई भी समस्या आएगी तो आपको लगता है कि आप बच पाओगे। नेबर के घर में आग लगेगी, आप तक नहीं पहुंचेगी। तो अफगानिस्तान इज आर नेबरिंग नेशन। ठीक है, तो एनर्जी एंड रिसोर्स के मामले में अगर आप देखो तो अफगानिस्तान का स्टेबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अगर हम तापी पाइपलाइन पर काम करना चाहते हैं, या तापी पाइपलाइन पे गुजरने के लिए, कि तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान इंडिया की पाइपलाइन को यूज़ करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी चाहिए, तो फिर आपको अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या, भाई अफीम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है आपकी अफगानिस्तान में। तो स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए अफगानिस्तान में, ताकि बेटर तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल किया जा सके। अच्छा, एक चीज है, अफगानिस्तान इज द पार्ट ऑफ द डेथ क्रेसेंट अलोंग विद पाकिस्तान एंड ईरान। अब क्योंकि अफगानिस्तान एक पार्ट है, डेथ क्रेसेंट की तरह काम आ रहा है, तो वो क्या है, उसका क्या मतलब होता है, डेथ क्रेसेंट होता क्या है। तो डेथ क्रेसेंट कंट्री सबसे पहली बात है कौन सी। डेथ एक, देखो एक आपको मिलेगा कि भाई डेथ कहो या गोल्डन क्रेसेंट कहो, याद रखना एक ही बात होती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो जो गोल्डन क्रेसेंट है वो है आपका PAI, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। अब मेरा आपसे सवाल है जो आपको कमेंट में लिखना है,
गोल्डन ट्रायंगल एरिया में कौन कौन से नेशंस आते हैं? जैसे मैंने आपको डेथ क्वेश्चन बताया है, जिसको गोल्डन क्वेश्चन भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। ऐसे ही आपको मुझे गोल्डन ट्रायंगल के नेशंस बताने हैं। अब स्टेट्स लाइक पंजाब, जो कि बिल्कुल बॉर्डर एरियाज के आसपास पड़ता है हमारा, कि सबसे ज्यादा परेशान है ड्रग्स की वजह से, आप जानते ही हैं। ये कहाँ से आता है? यहीं से तो आ रहा है। तो इंडिया अफगान का लेकिन रिलेशंस कैसा रहा पोस्ट तालिबान टेक ओवर में? देखो, इंडिया ऑफिशियली, सबसे पहली बात तो, तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, और वो हेल्प करता रहता है अफगानिस्तान के लोगों को, चाहे ह्यूमैनिटेरियन एड देना हो, वीट देना हो, मेडिकल एड देना हो, अर्थक्वेक आ गया तो वहां पर कुछ रिलीफ भेजना हो। एजुकेशन के मामले में भी हमने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस को कंटिन्यू किया, स्कॉलरशिप दी ताकि अफगान स्टूडेंट्स को मदद हो जाए। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो दोनों कंट्रीज का है, ऑनगोइंग, इंक्लूडिंग थ्रू चाहबार पोर्ट। फिर इंडिया की जो टेक्निकल टीम है कबूल में, इज मॉनिटरिंग द स्टेटस एंड फंक्शनिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स बिल्ट इन इट। तो याद रखो कि इस तरह से हमारा अभी मामला चल रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पर हम अब चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर। देखो, जो सीएससी है, रिसेंटली उसने ना ऑफिशियली बांग्लादेश को फिफ्थ मेंबर घोषित किया है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में रिसेंटली किस नेशन ने ज्वाइन किया है एज अ फिफ्थ मेंबर, तो आपको ध्यान रखना है इट्स बांग्लादेश। क्या है ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? देखो, रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है। ये क्या करता है? मैरीटाइम सिक्योरिटी देता है, मरीन पोल्यूशन रिस्पांस देता है, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू प्रायोरिटीज रखता है। 2011 में ये फॉर्म हुआ था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स की। लेटर इसमें मॉरिशस ने भी ज्वाइन किया था। तो 2020 में इसको रीब्रांड करके, और सीचल जो इसका है, ऑब्जर्वर मेंबर की तरह काम करता है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन इस तरह का अराइज हो तो हमें फटाफट से हमारा क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग कि दिस इज व्हाट द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोलंबो प्रोसेस। इंडिया ने अपनी फर्स्ट मीटिंग चेयर की एज अ चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस। इंडिया ने करा इस बारी पहली मीटिंग चेयर करी। कोलंबो प्रोसेस क्या है? देखो, कोलंबो श्रीलंका से कुछ तो लिंक्ड होएगा। तो रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ना जो लोग देश से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, लेबर के फॉर्म में वहां पे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर का काम कर रहे हैं, उनके मैनेजमेंट को लेके ये कोलंबो प्रोसेस होता है। 12 मेंबर एशिया के स्टेट्स के हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर ही है। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें ना जो भी लेबर गया है, एम्प्लॉयर, देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखो, किसी भी जॉब को करो, कोई भी चीज करो ना, ये हमेशा नोटिस में रखना कि हमारा एक काम होता चला जाए, और वो पता है क्या है? हमारे स्किल्स डेवलप होते रहे। इसलिए जो बच्चे भी तैयारी करते हैं ना, अगर वो छोटी मोटी, जैसे कई बार टाइम मिल रहा है, छोटी मोटी स्किल्स कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, एक साल आपने खूब तैयारी करी है ना, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट अभी है और अभी मेरा नहीं हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप कोशिश करा करो, कोई ना कोई स्किल सीख लो। एक तो उससे आपका क्या होगा, माइंड अच्छा चलेगा। कि एक जैसी लाइफ जीना भी ना, देखो, अच्छा नहीं होता है। यू शुड चेंज इन योर लाइफ, कुछ ना कुछ उसमें डालते रहो अच्छा। तो ऐसे ही ना इंडिया ने, मतलब बाकी सब देशों ने मिलकर, मेंबर स्टेट्स ने मिलकर क्या करा, यहाँ जो लोग बाहर जा रहे हैं जॉब्स करने के लिए, उनके लिए स्किल्स में क्या हो सकता है ना, उनकी क्वालिफिकेशंस को कैसे अच्छा किया जाए, उसके बारे में। यूएन का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर माइग्रेशन, जो कि टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है कोलंबो प्रोसेस को, उस पर भी यहाँ पर ये काम चल रहा है। अब हम चलते हैं मरकॉसर के ऊपर कि मरकॉसर क्या है। बोलिविया एक ऐसी फुल मेंबर कंट्री है जो कि मरकॉसर का पार्ट है। बोलिविया बिकम अ फुल मेंबर ऑफ मरकॉसर। मरकॉसर क्या है? सदर्न कॉमन मार्केट है। मरकॉसर बेसिकली जो आपका है, स्पेनिश के इनिशियल्स है, लेटिन अमेरिका में यूज किया जाता है। याद रखना, मरकॉसर में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कह रहा 1991 में ही आ गया था। अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे 1991 में ही आ गया, और बाद में जाके वेनेजुला और बोलिविया ने भी इसको साइन किया और इसमें आए, जुड़े।
लेकिन क्या हुआ, वेनेजुला ने 2016 के बाद से 1 दिसंबर 2016 के बाद से सस्पेंड कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मर्कोसर का ये होता है कि फ्री मूवमेंट हो गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल की, लोगों की। मर्कोसर का मकसद है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लोग हो, उनका इन 4 मेंबर कंट्रीज में फ्री मूवमेंट हो। इंडिया को भी यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, इंडिया ने भी क्या करा हुआ है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट मर्कोसर के साथ किया हुआ है। अब हम चलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट? प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट गाइस एक तरह का फॉर्मल अग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में, जहां कंपनीज क्या करती हैं, एक कंट्री को अलाउ करती हैं कि वो आराम से दूसरी कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से बेनिफिट उठा सकता है। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी एग्जाम, बहुत अच्छा एक तरीका होता है जिससे आपके कंट्रीज के आपस में ट्रेड अच्छे होंगे, इसलिए किया जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने रोल ऑफ एजुकेशन ओब्लिक रिसर्च इन द राइज ऑफ ग्लोबल पावर्स के ऊपर। अब एजुकेशन का क्या रोल है, रिसर्च का क्या रोल होता है, ग्लोबल पावर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्या हुआ, WIPO जो आपके पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट निकालता है, जेनाई, चाइना ने उसमें रैंक 1 लाया विद 70.3% ऑफ ऑल जनरेटिव AI पेटेंट इन्हीं के नाम पर है। अच्छा, इंडिया जो है उसमें उसका रैंक फर्स्ट नहीं आया, फिफ्थ आया है। हमारा जो परसेंटेज है वो 2.5% है। तो हाई एंड रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में भी आजकल देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि अप्लाइड साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जो कि बहुत क्रुशियल है। अब समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एजुकेशन और रिसर्च की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो, सबसे पहली बात है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, यानी एजुकेशन है, इनोवेशन है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, ये सारे के सारे वाइटल कंपोनेंट होते हैं सॉफ्ट पावर को टुवर्ड्स मेकिंग अ कंट्री CNP, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क एक बहुत इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी है कंट्री में, ताकि वो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू कर पाए। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है, तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और प्रोडक्टिविटी हो पाए। टेक्नोलॉजिकली डोमिनेंस की बात आती है, तो एजुकेशन है, इनोवेशंस हैं, यहाँ पर भी देखो देखो पॉलिटिकल चीज़ें भी ना आजकल आप देख रहे हो, ग्लोबल पॉलिटिक्स को आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी करेगी ही करेगी डोमिनेशन। आप आज की डेट में समझ लो कि अगर किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है, सुपर पावर तो वही बनेगा फिर। अब रिसर्च में जब बात आती है इंडिया को लेकर, कि इंडिया में ऐसा रिसर्च को लेकर क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाता, हायर एजुकेशन इंडिया में इतनी क्यों डेवलप नहीं है, तो क्यों दिक्कत है? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम पैसा ही नहीं लगाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करने में। इंडिया खाली 0.64% अपनी GDP का पैसा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करने में। मोस्ट ऑफ जितनी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 2% से ज्यादा हमारे GDP और R&D पे लगाती हैं पैसा। फिर लोअर हमारा प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो 36.4% ही टोटल नेशनल R&D एक्सपेंडिचर में लगाता है। फिर स्किल्ड का रिसर्चर्स नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन इंडिया में वो बहुत कम है। तो इनएडिक्वेट कंपैरिजन है। आप देखो यूएस चाइना का, आप अपने से नोटिस करोगे तो आपको शर्म आ जाएगी कि यार हमारा तो कुछ नंबर ही नहीं है। हमारे यहाँ ना जो रिसर्च की क्वालिटी है वो भी बहुत कम है, क्योंकि क्या हो रहा है, रिसर्च की क्वालिटी खराब है, लो है, लिमिटेड ट्रांसलेशन है, इंडस्ट्री में उसका यूज नहीं होता है, तो इससे हमारे देश से लोग छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। अब इसी काम को करने के लिए वे अहेड में कह रहे हैं कि हमें बहुत जरूरत है कि हम इनोवेशन पे ध्यान लगाएं, हम नई नई चीज़ें क्रिएट करें, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक के लिए हो, चाहे वो मिलिट्री डोमिनेंस के लिए हो, हमें करना पड़ेगा। रिसर्च एंड एजुकेशन दोनों ऐसे डिटर्मिनेंट हैं जिससे कोई भी ग्रेट पावर गिर सकती है या बन सकती है, आगे बढ़ सकती है। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या मतलब आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन्वेस्टमेंट पे, ह्यूमन कैपिटल पे, इंडिया का ग्लोबल स्टैंडिंग क्या होगा, उस पे हमें देखना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, हमारे तिब्बत और चाइना के डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं कि कैसे तिब्बत और चाइना का डिस्प्यूट आज की डेट में न्यूज में क्यों रहा। उसका कारण है, देखो क्या हुआ, यूएस की कांग्रेस ने ना एक रिजोल्यूशन पास किया। क्या पास करा कि प्रमोटिंग अ रिजोल्यूशन टू दी तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट। अब यूएस की पॉलिसी में साफ साफ लिखा गया कि जो डिस्प्यूट है तिब्बत और चाइना का, उसको इंटरनेशनल लॉ द्वारा रिजॉल्व कराया जाएगा, बाय पीसफुल मीन्स थ्रू डायलॉग विदाउट प्री कंडीशंस। अच्छा, इसी रिजोल्यूशन ने ये भी सपोर्ट करा कि दलाई लामा का जो मिडिल वे अप्रोच है फॉर तिब्बत कि कुछ रिमेन पार्ट अंडर विच तिब्बत रिमेन पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट तिब्बतन्स मीनिंगफुल ऑटोनॉमी चाहते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि ठीक है भाई, ले लो तिब्बत, चाइना को दिया, लेकिन वहां के जो तिब्बतन्स लोग रह रहे हैं वो तो ऑटोनॉमी चाहते हैं, उनको तो आजादी चाहिए। अब यहीं से डिस्प्यूट आता है ना। अब क्या हुआ देखो, फॉलोइंग अ ब्रीफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड तिब्बत एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, तिब्बत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया 1912 में, और एक ऑटोनॉमस रीजन की तरह काम करने लगा 1950 में। तो 1951 में दलाई लामा का जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसने 17 पॉइंट अग्रीमेंट के साइन किए और ग्रांट किया कि चाइना को सोवेनिटी दी जाए ओवर तिब्बत फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे ही मिला। अब चाइना का क्लेम है कि जो डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ चाइनीज सोवेनिटी ओवर तिब्बत, वाइल तिब्बत सेज कि भाई ये तो हम पर थोपा जा रहा है, हम क्यों माने इस डॉक्यूमेंट को। समझ लो, तो इंडिया का स्टैंड पता है क्या है तिब्बत के बारे में। 1959 में जब इंडिया ने दलाई लामा को अपने देश में असाइलम दिया हमने, क्योंकि कुछ अपराइजिंग बहुत ज्यादा फेल्ड हो रही थी, तो 2003 में भी इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तिब्बत को बोला ऑटोनॉमस रीजन पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गई थी, साइन हुआ था कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो हमें करना पड़ गया था। सॉरी गाइस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जन औषधि केंद्र को इनॉग्रेट करा गया है मॉरिशस में। देखो, इंडिया का पहला ऐसा ओवरसीज जन औषधि केंद्र है जो कि मॉरिशस में इनॉग्रेट करा गया है। इस इनिशिएटिव में बेसिकली क्या किया जा रहा है कि रिलेशंस को और अच्छा किया जा रहा है, चाहे इंडिया हो, लिटरल आइलैंड नेशंस हो, उनको। तो इंडिया का जो इंडियन ओशन कंट्रीज में कितनी कंट्रीज है, 36 आपकी लिटरल है, 11 आपकी हिंटरलैंड स्टेट्स है। तो आपको ये भी पूरी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, एक आपका है लिटरल। लिटरल का मतलब समझ लो, लिटरल क्या होता है, यानी वो कंट्री का पार्ट जो कि, लिटरल का मतलब क्या है, जो पार्ट कोस्ट के पास हो उसको हम लिटरल कहते हैं। अब अगर हम हिंटरलैंड की बात करें, तो हिंटरलैंड का मतलब है वो पार्ट कंट्री का जो कोस्ट से दूर है, यानी समुद्री तट की बात हो रही है। अब इनका इंडिया के लिए क्या जरूरत है भाई, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रैटेजिक लोकेशन, यानी जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के साथ जो प्रॉक्सिमिटी है, लाइक मलक्का स्ट्रेट बहुत ही क्रुशियल है ग्लोबल ट्रेड के लिए, प्राइवेसी को प्रिवेंट करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। आप ये बात समझो, 80% इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड, 90% एनर्जी ट्रेड कहाँ से आता है, इंडियन ओशन रीजन। विजन ऑफ रीजनल लीडरशिप की बात की जाए तो आईओआर एक इमर्जिंग न्यू थिएटर है फॉर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन ग्लोबल पावर्स। इसीलिए इट इज क्रुशियल फॉर परसुइंग इंडिया का, हम ना देखो, इंडिया चाहता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना, तो ताकि उससे राइजिंग फुटप्रिंट चाइना के बढ़ते चले जाएं। फिर उसके बाद मरीन फिशरीज है, आईओआर सप्लाईज है, 115% ऑफ द वर्ल्ड का फिश कैच है। आईओआर डीप सी माइनिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्लाइमेट सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंडियन ओशन ने हैज वार्म्ड फास्टर देन एनी अदर ओशन, बहुत जल्दी होता है। तो इतनी रैपिड पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा क्लाइमेट डिजास्टर, इतना कलेक्टिव एक्शन, ह्यूमन वल्नरेबिलिटी की दिक्कत, रीजनल इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इंडिया का इसमें इनिशिएटिव क्या क्या आया है कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, ये भी नेवी वालों ने इसको होस्ट करा। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ की बात की गई, हमने वैक्सीन मैत्री बनाया, हम लोगों को ऑपरेशन करुणा में हमने करा। अब ये क्वेश्चन आपका है, ऑपरेशन करुणा किस कंट्री के लिए चलाया गया था, बताएं। ये आपका क्वेश्चन है। इंडिया का नेवी में आउटरीच, चाहे वो महासागर वाली बात हो, सफर हमारा सागर का डॉक्टर हो, जिसमें हम हमेशा अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बहुत मानते हैं,
तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट आवर इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारा ये शॉर्ट्स वाला पार्ट था। नाउ डायरेक्टली मूव विद इकोनॉमी वाला सेक्शन, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे अपने सबसे पहले टॉपिक की, जिसका नाम हमारा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इकोनॉमी के सेक्शन में सबसे पहला टॉपिक जैसे आपका डीपीआई आया, इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डीपीआई? देखो न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि जो रिपोर्ट थी इंडिया की G20 टास्क फोर्स की डीपीआई की, वो रिलीज की गई इंडिया के G20 टास्क फोर्स ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। क्योंकि जो रिपोर्ट थी इंडिया का G20 टास्क फोर्स की, वो रिलीज बहुत हुई। अब देखो, हमारा मकसद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर करने का ये है ताकि हम देख रहे हैं ना हमारी इकोनॉमी कितनी चेंज हो रही है। हम ये भी चाहते हैं कि जो व्यक्ति कहीं विलेज में लास्ट माइल पे भी बैठा है तो उसको भी वो कनेक्टिविटी का एहसास हो, उसको भी मिले, डेवलप हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना ज़रूरी है। अब जब ये रिपोर्ट रिलीज कराई गई तो रिपोर्ट में आया क्या, इसमें क्या किया गया, जो टास्क फोर्स थी उसको 2023 में स्टैब्लिश करा गया अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी टू फैसिलिटेट प्रायोरिटीज ऑन डीपीआई एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, सप्लीमेंट करना एफर्ट्स को कि डीपीआई ग्लोबली कैसे अडॉप्ट होगा। और पूरी बातें ये डीपीआई में डिफाइन होने लग गई। 3 पार्ट फ्रेमवर्क्स का था ताकि ये सारी चीज़ें डेवलप हों। अब हम चलते हैं इस बात को समझने के लिए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। देखो ये ना एक शेयर्ड डिजिटल सिस्टम है, पहली बात तो हम ये समझें। शेयर्ड एक डिजिटल सिस्टम है जो सिक्योर है, इंटर ऑपरेबल है, ये ओपन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को बिल्ड कर सकता है, इक्विटेबल एक्सेस दे सकता है, एक लीगल फ्रेमवर्क में गवर्न हो सकता है। अब डीपीआई क्या नहीं है ये भी समझना ज़रूरी है। इंटरवेंशन जो होती रहती है, देखो कनेक्टिविटी का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो इंडिविजुअल एक्सेस की बात हो, डिजिटल प्रोसेसेस दैट मे नॉट इनेबल प्राइवेट इनोवेशन। तो यानी कि डिजिटाइजिंग एग्जिस्टिंग जितने भी हमारे फिजिकल प्रोसेसेस है ना, अभी तक जो भी काम फिजिकली हो रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, हमारा ध्यान है कि हम सारे वर्क फ्लो में, चाहे वो गवर्नमेंट पोर्टल्स भी क्यों ना हो, वो सब में हम डिजिटाइज करते हैं। अब ये कह रहा है ऐसे 5 मेजर डीपीआई कैटेगरीज विद इन एन एक्स के उसमें हमें देखने की ज़रूरत है। तो ये भी हम देखते हैं कि अक्रॉस सेक्टर्स वो आपका ये कैसे होता है। तो देखो, वेरीफाइएबल एंड आइडेंटिटी रजिस्टर की जाती है ना, डेटा शेयरिंग होगी इसमें, सिग्नेचर कंसेंट लिया जाएगा, डिस्कवरी फुलफिलमेंट की बात है, पेमेंट की बात है। जब भी कोई देखो, जैसे हम डीपीआई की बात कर रहे हैं ना, डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका सबसे ज़्यादा काम यही होता है कि आपका आईडी वेरिफिकेशन होगा ही होगा। भाई आप कोई चीज़ भी डिजिटल रजिस्टर करते हो, जैसे देखो नेशनल आईडी है, नंबर नाइजीरिया का है, पेरू का है, वेरीफाई कराया जाता है, एक्सेस किया जाता है प्रोफाइल का, और डेटा शेयर, क्रेडेंशियल्स एंड मॉडल, सिग्नेचर्स कराना, आधार ई साइन कराना, ये सारी चीज़ें की चीज़ें चलती चलती जाती हैं, पेमेंट वगैरह भी होती है। अब यहीं पे बात चलती है सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीआई। अब इसमें सिग्निफिकेंस डीपीआई का क्या है वो देखते हैं। द वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज एक्सेलरेट डेवलपमेंट, हाई मल्टीप्लायर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान से सुनना बात को, बड़े मजे की बात बताने जा रही हूँ। डीपीआई का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके ना इकोनॉमिक ग्रोथ को मल्टीपल टाइम्स कर देगी। कैसे करेगी? डीपीआई अगर आ गया तो समझो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इतने सालों साल से बना हुआ था, 5 डिकेड से, 50 सालों से, वो दूर होगा। वो सब चीज़ें सिस्टम से कनेक्ट होंगी तो क्या होगा? ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। अब उसके बाद है स्पर्स इनोवेशंस, यानी कि जब ट्रांजैक्शन की कॉस्ट रिड्यूस होगी, कंपटीशन होगा, प्राइवेट कैपिटल को आप अट्रैक्ट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो फोन पे फिनटेक कंपनी है, वहां पर $12 बिलियन की ग्रोथ देखने को मिली ड्यू टू डीपीआई ओनली। कह रहे सोचो अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो फोन पे को कहाँ इतना पैसा की ग्रोथ देखने को मिलती। फिर आपकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी। कह रहा कैसे? कह रहा डीपीआई जो होगा वो वल्नरेबल कम्युनिटी को कितना सहारा देगा। कह रहा कैसे? कह रहा रिमोट पे बंदा जो बैठा है वो बेचारा दिल्ली बंगलौर नहीं आ सकता, तो वहीं बैठ के चला लेगा ना फोन्स वगैरह। आप अपनी बात करो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए क्यों दिल्ली आना?
दिल्ली से अच्छी फैसिलिटी अगर आपके पास घर में है, आप घर में वहीं रहिए। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको सारा कुछ दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ ऑफलाइन क्लासेस से भी बेहतर आपको दिया जा रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है? सब काम आपका मोबाइल पे ही हो जाएगा। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस समझो। वुमेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वुमेन बेचारी देखो, वुमेन के जीवन में ना बड़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। कैसे आते हैं? वुमेन ने पढ़ाई-लिखाई करी, ग्रेजुएशन हो गई, मास्टर्स कर ली मान लो उसने, ठीक है? अच्छी पोज़ीशन पर आ गई, अब उसकी शादी हो रही है, ठीक है? शादी होने के बाद शी इज़ गोइंग टू अनदर हाउस, माइग्रेशन है कहीं न कहीं, है ना? तो वहाँ पर अगर वो कुछ काम कर रही है, तो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है, वो कैसे हो पाया? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाई-फाईज़ हैं, उसकी मदद से हो जाएगा। क्या ना, इससे क्या होगा, इंटर ग्रुप जो डिस्पैरिटीज़ थी, ये सब खत्म होती चली जाएँगी। क्या ना, एग्ज़ाम्पल के तौर पर बैंक अकाउंट जितने खुले हैं इंडिया में वो ट्रिपल हो गए हैं, फ्रॉम 147.2 मिलियन टू 508.7 मिलियन। वुमेन इसमें 55% ओन करती है अकाउंट को। फिर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, एग्जाम्पल के तौर पर जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा अक्रॉस सेवरल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। रिजिलियंट की बात आई तो ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक जो कंट्रीज वर्ल्ड वाइड हैं उनको एक बहुत अच्छा मिलेगा कि हम उनको डिजिटल वे में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी दे पाएंगे। तो उनको भी एक ये रहेगा कि यार ये ना विश्वास वाला मामला है, और ये सर्टिफिकेशन के साथ देखो कोई भी चीज़ आती है तो ट्रस्ट तो बनता ही है। फिर एम्पावर करेगा ये इंडिविजुअल्स को भी, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करेगा, इकोनॉमिक मोबिलिटी को प्रोटेक्ट करेगा और डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। फिर डीपीआई का सिग्निफिकेंस जानते हो क्या है? ये फिस्कली प्रूडेंट है, एज इट यूजेस अ मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंसिंग। ये कंट्रोल मेंटेन करेगा ओवर क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम इंडिया के डीपीआई पे देखते हैं। इंडिया का जो स्टेक है इन इट्स, इट इज इंडियाज ओन फाउंडेशनल डीपीआई, जिसमें 3 इंटरकनेक्टेड लेयर्स हैं। एक आपका आधार है, ई केवाईसी है, परमानेंट लेयर्स, ये सारी की सारी हो रखी है। अब इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देखते हैं। कह रहे चाहे वो कॉमन सर्विस सेंटर्स हो, मोबाइल हो, उमंग हो, यूपीआई हो, आधार हो, डिजिटल लॉकर लॉकर हो, सारा हमारा क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप देखो आज से 5-6 साल पहले इतना आसानी से हम कहाँ पेटीएम वेटीएम यूज कर पाते थे। कोविड के टाइम पे बहुत बूम आया है, तो आप सोचो यूपीआई कितना वरदान साबित हुआ। यूपीआई से ट्रांजैक्शन देखो कितनी बढ़ गई, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन का लेवल देखो आप, मोबाइल में कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए मोबाइल के। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। क्या ग्लोबल एफर्ट भी लिए जाते हैं? क्या ना, देखो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो है उसका पहला कंसेंसस आया डीपीआई की अप्रोच पर, उसको फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया कंट्रीज द्वारा इंटरनेशनल फोरम्स पे। अब फ्यूचर अलायंस जो थी, देखो वॉलंटरी इनिशिएटिव है ये भी। G20 इंडिया जब प्रेसिडेंसी कर रहा था तो इंडिया ने कहा भैया टेक्निकल असिस्टेंस दी जाए ऐसी कंट्रीज को जो कि लो एंड मिडिल ग्रुप वाली कंट्रीज हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी में भी क्या हुआ कि G20 की जब समिट चल रही थी तो उन्होंने भी कहा कि जो भी सोशल इम्पैक्ट फंड वगैरह होता है वो भी लॉन्च किया जाए, ताकि आसानी से जो डीपीआई है वो कंट्रीज में आ पाए। देखो चैलेंजेस भी बहुत हैं, इतना आसान नहीं है ग्लोबल लेवल पर आपने एडवांसमेंट कर दो, फंडिंग की दिक्कत नहीं होगी। डिजिटल डिवाइड को कहाँ तक दूर करोगे, डेटा प्राइवेसी, कल्चरल एंड सोशल एक्सेप्टेंस, लोग ना इतना ना देखो इतना, आप भी देखो अपने घरों में अभी भी इतना कहाँ हुआ होगा कि सब लोग ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर आ गए। इतना हैंडी नहीं है अभी चीज़ों में, समझ रहे हो? फिर ईयू का ट्रेड एंड टेक्निकल काउंसिल का मीट चल रहा था। इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने कहा कि नहीं भैया हम तो काम करेंगे, कंट्रीज के लिए भी काम करेंगे जिनको हम ये पहुंचा सकते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के याद रखना 3 पिलर्स होते हैं। प्लीज मेमोराइज इट वेरी वेल। द वेरी फर्स्ट पिलर ऑफ डीपीआई अप्रोच इज टेक्नोलॉजी डिजाइन। टेक्नोलॉजी डिजाइन, गवर्नेंस फीचर्स, मार्केट पार्टिसिपेशन। यानी इंटरऑपरेबल यूनिफाइड है, यूनिफॉर्म नहीं। मिनिमलिस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फेडरेटेड है। पीपल फर्स्ट इंक्लूसिव पॉलिसी है। गवर्नेंस फीचर में आएगा लीगल रेगुलेशंस, क्लियर इंस्टीट्यूशनल मैंडेट्स। मार्केट पार्टिसिपेशन में आएगा ओपन एक्सेस एंड टू फैसिलिटेट हेल्दी कंपटीशन ताकि हो पाए। अब इसीलिए करते करते वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हम ना 3 पिलर्ड अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे। हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड फेज्ड अप्रोच पे काम करेंगे, इन डेप्थ रिसर्च एंड एनालिसिस करेंगे ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर हमारी ये भी बहुत सोच है कि हम ना
ओपन एंड रीयूजेबल टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, रीयूजेबल मैनेज सर्विस मॉडल क्या होता है, जिससे आप कंट्रीज को अलाउ करो टू प्लग एंड प्ले। क्रिएटिंग डायलॉग एंड अलाइनमेंट की बात भी है थ्रू एन एनुअल डीपीआई फोरम। कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ में कम टुगेदर ताकि ग्लोबल साउथ फोरम डिस्कस हो पाए, चाहे बायलेटरल मल्टीलेटरल एंगेजमेंट हो, चाहे फोकस्ड इंस्टीट्यूशंस हो, लिवरेज्ड आपका एआई की बात की जाए। तो एआई के साथ भी हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि एआई ही है जो बहुत सारे डेटा अवेलेबिलिटी की समस्याओं को दूर करेगा, कई सारी भाषाओं में लेकर आएगा। तो हमें एआई का भी बहुत अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। इसी से हमारा जो आसपास की कंट्रीज़ है और हम आपस में बहुत अच्छा काम कर पाएँगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आज चलो मेरे साथ एंजल टैक्स पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंजल टैक्स और क्यों रहा ये पेपर में, समझते हैं। कह रहा जब बजट 2024-25 का आया तो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि हम एंजल टैक्स को अबॉलिश कर देंगे जितने भी इन्वेस्टर क्लासेस हैं, ताकि एंटरप्रेन्योर स्पिरिट और सपोर्ट इनोवेशन बूस्ट हो पाए। अब जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, उसने बोला कि हम ये अबॉलिश कर देंगे एंजल टैक्स को। और सिमिलर रिकमेंडेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की भी निकल कर आई। अब हम ये भी समझें एंजल टैक्स होता क्या है। तो यानी कि वो इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट रिस्क इम्पोज करती है ऐसी कंपनीज पर जो कि अनलिस्टेड हैं, ऐसी स्टार्टअप जो कि अनलिस्टेड हैं, और उनका जो वैल्यूएशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू से जब एक्सीड हो जाता है, ऐसी कंपनीज में जो इनकम टैक्स लिया जाता है, फंड रेज किया जाता है, उसको हम एंजल टैक्स कहते हैं। अब समझो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। फेयर मार्केट वैल्यू वो प्राइस है जो आप असेट को बेचने के बाद अंडर करंट मार्केट कंडीशंस वो लगाते हैं। मतलब समझो कि बायर एंड सेलर ना बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे चीज़ों को खरीदते हैं, तो वही आपका करंट मार्केट प्राइस है। जैसे आप प्रॉपर्टी की डीलिंग करने गए तो भाई आपने कुछ कहा, उसने कुछ, सेलर ने कुछ कहा, बायर ने कुछ कहा, तो फिर एक बात आ गई समझ में। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो है स्टार्टअप शेयर की 10 रुपये है, 10 रुपये पीस है, और सब्सिक्वेंट जो फंडिंग राउंड है तो ऑफर टू एन इन्वेस्टर ₹20, तो डिफरेंस बेसिकली क्या होगा, 10 का होगा, और उस पर भी वुड बी टैक्स्ड एज इनकम। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझें एंजल टैक्स ना 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन जैसी समस्याएं दूर हो सकें। समझे बात को आप। एंजल टैक्स बेसिकली क्या था, 2012 में इंट्रोड्यूस करा गया, ताकि जो ये धांधलेबाजी हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है पैसों को लेकर, टैक्स की चुराई को लेकर, इसीलिए एंजल टैक्स लगाया गया। अब लीगल प्रोविजन में कहाँ लिखा हुआ है, तो बिल्कुल इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये अंडर उसके लिखा गया है कि इट वाज लिवाइड अंडर सेक्शन 56 का सेकंड पार्ट। अब कवरेज के लिए ये बोल रहा है कि अर्लियर ये लोकल इन्वेस्टर्स को अप्लाई किया जाता था, लेकिन जब बजट 2023-24 का आया तो जो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हैं उन पर भी ये टैक्स लगाया जा सकता है। अब हम समझते हैं स्टार्टअप्स के सोर्सेस क्या क्या होते हैं फंड करने के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम सोर्सेस को देखें ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स। देखो सबसे पहले समझना है वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड्स, जो कि आपके यंग और फ्लेजिंग स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्ट कराए जाते हैं। अब देखो जो वेंचर कैपिटल फंड है यानी कि जो एंजल फंड है उसको समझ लो, उसको क्या कहते हैं हम, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हम कहते हैं। एआईएफ यानी जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, वो आपका हम इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स पे, दूसरी और कंपनीज पे। कैटेगरीज है इनकी, तीनों कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 में वेंचर कैपिटल फंड है। कैटेगरी 2 में जो वो चीजें हैं जो कि कैटेगरी 1 में लाई नहीं करती हैं। कैटेगरी थर्ड है ना, और कैटेगरी थर्ड में आपका डाइवर्स कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आती है। फिर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर, यानी यहाँ पर पूल्ड फंड्स को मैनेज किया जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है लार्ज जगह पर। यानी यहाँ पर बेसिकली स्टार्टअप्स जो होते हैं वो मार्केट ट्रैक्शन पे डिमॉन्स्ट्रेशन करने के बाद
इसको स्केल आउट करते हैं और देखते हैं, इस पे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, इसी में जो आपका एंजल इन्वेस्टर है वो क्या करता है, वो पर्सनल फंड को स्मॉल अमाउंट्स में अर्लियर स्टेज पे फंडिंग करता है, इन्वेस्टर करता है। व्हेन द फाउंडर इज ट्राइंग टू गेट हिज और हर वेंचर ऑफ द ग्राउंड, तो देयर मे बी मोर सर्टेनिटी एंड हायर रिस्क इन इन्वेस्टमेंट डन बाय एंजल इन्वेस्टर्स। अब इसी में यहाँ पर है यूनिकॉर्न के बारे में। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा स्टार्टअप जिसको $1 बिलियन उसकी कंपनी की वैल्यू जब हो जाती है तो उसको हम यूनिकॉर्न कहने लग जाते हैं। इसी पे एक शब्द आता है रिवर्स फ्लिपिंग, यानी वो इंडियन कंपनी जो इनिशियली ओवरसीज में इस्टेब्लिश हुई हो, स्ट्रेटेजिकली रिपैट्रिएटिंग हो, लीगल हेडक्वार्टर्स बैक टू देयर होम कंट्री। यानी रिवर्स फ्लिपिंग का मतलब है वो इंडियन कंपनीज जो पहले कभी बाहर होती थी, बाद में फिर वो आती हैं यहाँ पर और लीगल हेडक्वार्टर्स अपने होम कंट्री में बना देती हैं। तो उसी को कहते हैं रिवर्स फ्लिपिंग होना, जैसे फोन पे है, ग्रो है। ये ट्रेंड है आजकल का, जहाँ पर ओवरसीइंग स्टार्टअप्स क्या करते हैं, अपना हेडक्वार्टर इंडिया में बना लेते हैं, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं, और कंपनीज अपने एसेट, ऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी न्यू इंडियन एंटिटी के फॉर्म में आती हैं। तो रिवर्स फ्लिपिंग को ही हम इंटरनलाइजेशन भी कहते हैं। फ्लिपिंग का मतलब समझ लो, जहाँ कंपनीज वो इनकॉर्पोरेट देयर ऑपरेशन ताकि सर्टेन बेनिफिट्स हमें मिल पाए, इसके लिए ये बेसिकली किया जाता है, रिवर्स फ्लिपिंग की जाती है। तो रिवर्स फ्लिपिंग ज़्यादातर आपको फिनटेक सेक्टर में देखने को मिलेगी, और ये किया क्यों जाता है, ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होम मार्केट में जब देखा जाता है कि ज़्यादा मिल रहा है तो ये कर लेते हैं। इसमें ही डोमिसाइल इंडियन कंपनी जो है बैक टू इंडिया लेकर आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको इस सारी बातों को जरूर ध्यान रखना है कि रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है। अब आता है सवाल कि एंजल टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड, व्हाई, क्यों? क्योंकि इसने इम्प्रूव किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। एंजल टैक्स बेसिकली इम्पोज किया जाता है एडिशनल फिनेंशियल एंड कंप्लायंस बर्डन जो स्टार्टअप्स पे पड़ता है, जिससे हमारे ग्रोथ पोटेंशियल पर असर पड़ता है। अब देखो, इससे ना हमारा रिवर्स फ्लिपिंग भी अच्छी होती है। हमारे देश में आके अब कर रहे हैं ना काम, फोन पे ग्रो आए ना, हमारी कंट्री में आए, तो स्ट्रीमलाइन करना इन्वेस्टमेंट को, ताकि जो स्टार्टअप आए उसकी फंडिंग अगर यहीं से शुरू हो जाएगी, वैल्यूएशन उसकी बढ़ जाएगी, तो वो भी एक फायदा है। लेकिन ऐसे कंसर्न्स क्या क्या हैं विद अबॉलिशिंग एंजल टैक्स? तो अबॉलिशन बेसिकली अफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप अबॉलिश कर देते हो एंजल टैक्स को, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ जाएगा, और इशू आएगा, स्टार्टअप्स मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर देंगी। तो क्यों करें? तो व्हाट कैन बी डन ताकि फिनेंशियल इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का अच्छा हो जाए, उसके लिए क्या चाहिए? तो कह रहा है उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी बैठी फिनेंस की, और उसने रिकमेंडेशन देनी शुरू कर दी। पहला काम किया स्केलिंग अप यूनिकॉर्न्स, एक्सपेंड किया स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक्स को, फंडिंग एंड फंडिंग डिस्पर्स कैसे करना है, फंड्स टू फंड भी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद ना स्टार्टअप्स जो है, स्टार्टअप्स का इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड का, यूनिकॉर्न की तरह। और एआईएफ्स को बेसिकली यहाँ पर डाला गया है, एक्सपेंशन की गई है सेक्टर्स की, और मोबिलाइजेशन है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स का मोबिलाइज करने का, ये भी एक काम है। तो कंक्लूडिंग लाइन में, जो एंजल टैक्स का अबॉलिशन है, इससे क्या होगा, इससे अवेलेबिलिटी एंटरप्रेन्योर्स की प्रमोट होगी। तो अगर हम चाहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग रुके, टैक्स इवेजन रुके, तो हमें क्या करना चाहिए, एंजल इन्वेस्टर्स को ना प्रॉपरली रजिस्टर करें। ठीक है, डू नॉट टेक, हाँ क्या बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन नॉट टेक प्लेस, गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए एंजल इन्वेस्टर्स का। पूरा प्राइवेट इक्विटी जितना भी है, सारी इंफॉर्मेशन वो हमें उससे लेनी चाहिए। दिस विल हेल्प ताकि हमारा जो पोटेंशियल एब्यूज है वो ना हो पाए। ये सारी चीज़ों को ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आइए अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है गिग इकोनॉमी। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ, एमसीक्यू आज नहीं है तो कल की वीडियो में आपको सारा एमसीक्यू मिलेगा इकोनॉमी का, तो वो करने के लिए अभी से ही शुरू करो। अब देखो, रिसेंटली कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स ये प्लेटफॉर्म तैयार करा है, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल का। गिग वर्कर्स इन इंडिया नीति आयोग का काम है, 7.7 मिलियन वर्कर्स एंगेज हैं गिग इकोनॉमी में।
2.6 नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स है। अब इस बिल के बारे में हम जानते हैं, ये बिल है क्या। सबसे पहले इस बिल की बात है वेलफेयर बोर्ड, यानी वेलफेयर बोर्ड बनाया गया स्टेट लेवल पर ताकि गिग वर्कर्स सिक्योर हो सके। वेलफेयर फंड को इस्टेब्लिश करा गया, वेलफेयर फी लिवाई करने की बात की गई, कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखा गया, राइट्स बेस्ड बिल यानी कि प्रोटेक्ट कर पाए राइट्स ऑफ गिग वर्कर्स, प्लेसेस ऑब्लिगेशंस, ये एक सेफ गार्ड कर पाए ताकि कोई भी अनफेयर डिसमिसल ना हो, टू लेवल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म तैयार किया जाए। अच्छा, करंटली राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर ना जो गिग वर्कर्स हैं उनको लेकर लेजिस्लेशन की बात चल रही है ना। अब देखो हमने इतना गिग वर्कर कर रहे हैं, गिग वर्कर है क्या। गिग वर्कर का मतलब जैसे आप देखते हो कि जितने भी आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, कौन स्विगी में जो आते हैं है ना, जिनका कोई, समझ लो जिनका कोई फ्रीलांस सा काम हो, टेम्परेरी काम हो, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो, ये ऑन डिमांड बेसिस पे काम करते हो, तो आप समझ जाना ऐसे जो वर्कर होते हैं वो गिग वर्कर होते हैं। चाहे वो ऊबर हो या एयरबीएनबी, सुना है आपने एयरबीएनबी, अगर आपने सुना हो वहाँ के, ये सब ऐसे होते हैं, ये गिग वर्कर्स होते हैं बेसिकली। अब हम चलते हैं राजस्थान। ध्यान रखना राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स के लिए लेजिस्लेशन बना हुआ है, बिल है। अच्छा, अब इस बिल के साथ दिक्कतें क्या क्या है। देखो दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ एल्गोरिथमिक मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइडिंग रीजंस फॉर टर्मिनेशन कैन इम्पैक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप ना ये बता दोगे ना कि टर्मिनेशन का रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको बोला भाई आपको जॉब से निकाला जा रहा है, उसका रीजन देना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होगा इससे, क्योंकि लोगों को ना फिर, अब जैसे मान लो बायजूस का आपने देखा अभी हाल क्या हुआ। बायजूस के प्लेटफॉर्म पे लोगों ने, जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे, उन्होंने बहुत गंदी गंदी स्टेटमेंट लिखी है कि सैलरी नहीं दे रहे हैं, अनहाइजीनिक है, ये है वो है, बहुत कुछ करा। आपका मन करेगा उस कंपनी में जाने का या जॉब करने का, या बिजनेस उस कंपनी से कोई करना चाहेगा जिसकी मार्केट में इतनी वैल्यूएशन खराब हो जाएगी। समझ रहे हो ये बात। फिर बिल डज नॉट एड्रेस मिनिमम वेजेस का इशू, नहीं डील करा, वर्किंग आवर्स का नहीं डील करा। अब इसी में एक आपका वेलफेयर बोर्ड मॉडल है, जिसमें वेलफेयर की बात की जा रही है गिग वर्कर्स की। फिर यूनियन अनलाइक कोड ऑफ सिविल सोशल सिक्योरिटी 2020 की बात की जा रही है, इसमें डिफाइन करना है गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को। अब गिग वर्कर्स बेसिकली क्या है कि एज पर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसका मतलब है व्यक्ति जो ना वर्क परफॉर्म कर रहा हो, पार्टिसिपेट कर रहा हो वर्क अरेंजमेंट में, है ना, अर्न कर रहा हो सच एक्टिविटीज आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो गिग वर्कर का मतलब वही है कि जैसे ट्रेडिशनली होता था ना कि भाई जॉब मिलेगी, एक एम्प्लॉयर सर पे बैठेगा, फिर एम्प्लॉय काम करेगा, वो सीन ही नहीं है। मैंने आपको बताया तो एयरबीएनबी जैसे हैं, उबर के जो कैब ड्राइवर्स होते हैं, ये सारा सिस्टम ऑन डिमांड पे चलता है। अच्छा, ब्रॉडली जो है ना वो कैसे कैसे होता है, देखो गिग वर्कर ना या तो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या नॉन प्लेटफॉर्म भी करते हैं। प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जैसे डिलीवरी वर्कर है, जोमेटो का मैंने आपको, इन्होंने जोमेटो का, मैंने आपको स्विगी का एग्जांपल दिया, ब्लिंकिट है, सारे आपके प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स का ही पार्ट है। नॉन प्लेटफॉर्म में क्या होता है, कन्वेंशनल सेक्टर्स जैसे होते हैं, वर्किंग पार्ट टाइम या फुल टाइम, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, है ना, हम रखते हैं सर्वेंट्स रखते हैं घरों में, वैसा समझो। अब ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ की बात समझो आप, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, अर्बनाइजेशन है, मिडिल क्लास का कंजम्पशन डिमांड का राइज है, ये सारी की सारी चीज़ें ग्रोथ की क्या है, ड्राइवर्स हैं। अब हम चलते हैं गिग इकॉनमी के बेनिफिट्स की ओर, कि गिग इकॉनमी को करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ गिग इकॉनमी जो वर्कर को मिलता है, एम्प्लॉयर को मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है, वो क्या क्या है। गिग इकॉनमी का बेनिफिट वर्कर को पता है क्या मिलेगा, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। अब उबर के ड्राइवर को पता है 7-8 जरूरी क्या है घंटे काम करने की, 4-5 घंटे काम करेगा, पैसे आ गए, छुट्टी बंद कर देगा, आप टाटा बाय बाय। कैन वर्क फॉर 2 आवर मोर आवर, फ्रीलांसर की तरह अपना, मतलब मस्त। एम्प्लॉयर को क्या फायदा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ओवरहेड कॉस्ट वॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी ना, एम्प्लॉय आएगा उससे काम करवाओगे तो पैसा लगेगा। इससे उबर ईट्स, जैसे इंडिया में देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है उबर ईट्स, इंडिया में ये ना डाइवर्सिफाई करते हैं, नई सर्विस एरिया में आप घुस सकते हो, बिजनेस के पर्पज से अच्छा है। फिर एबिलिटी टू स्केल क्विकली बेस्ड ऑन डिमांड, ही आप फटाफट शुरू हो गए। कंज्यूमर को चीपर गुड सर्विसेज मिलते हैं, ग्रेटर कन्वीनियंस तो है ही। अब स्विगी जोमेटो, जब भूख लगे खाना मंगवा लिया आपने, हो गया काम। लेकिन इतना चैलेंज भी है इनके जीवन में, इतना आसान नहीं है जीवन। सबसे बड़ी बात, आपको मिलते हैं गाँव वाँव में जोमेटो ब्लिंकिट,
तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड का, इंटरनेट सर्विसेज का एक्सेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सारे रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर हैं फॉर वर्कर्स। क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का दिक्कत है, तो डिजिटल डिवाइड तो है भाई। दूसरी समस्या डेटा प्रोटेक्शन, ओपेक डिसीजंस लिए जाते हैं प्लेटफॉर्म कंपनीज द्वारा। पर्सनल वर्कर्स, उसका वर्कर का ना कुछ प्राइवेसी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। फिर एम्प्लॉय का स्टेटस तो थोड़ा मिलेगा आपको, अब एम्प्लॉय का स्टेटस नहीं मिलेगा तो एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इंटरेस्ट, आप यूनियन वूनियन नहीं फॉर्म कर सकते। अनसर्टन नेचर ऑफ जॉब है, कुछ पता है, जॉब सिक्योरिटी की दिक्कत रहेगी रहेगी, वेजेस का कुछ पता नहीं, क्योंकि कब वो प्लेटफॉर्म उड़ा के ले जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। सोशल प्रोटेक्शन की दिक्कत है, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब थोड़ा मिलेगा आपको। एल्गोरिथम मैनेजमेंट की बात है, वर्कर्स फेस स्ट्रेस ड्यू टू प्रेशर रिजल्टिंग फ्रॉम एल्गोरिथम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये भी एक बात है। अब ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएं फॉर गिग इकोनॉमी इन इंडिया? तो पहला स्टेप है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इससे हमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एक्सटेंशन करने का मौका मिलेगा टू गिग वर्कर्स एज वेल। उसके बाद कोड ऑन वेजेस विल 2019, मिनिमम वेज जो है, फ्लोर वेज जो है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को दिया जाए। फिर जो भी आपका ई श्रम पोर्टल है, विच इज़ द नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, वो भी दिखेगा। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, जितने भी एलिजिबल रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर वगैरह मिलेगा मिलेगा। तो सेंटर फॉर जो लेबर स्टडीज़ है, या एनएलयू है ना, नेशनल लॉ स्कूल वगैरह है, बेंगलोर है, ये सब ना अब क्या कर रहे हैं, एक नई स्कीम बना रहे हैं बैठ के, कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर, उनके लिए। तो इसी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और उनके लिए काम चल रहा है ताकि इन पे कुछ तो किया जाए। इसीलिए देखो ई श्रम पोर्टल बनाएगी, सारी बातें आपको लिखनी है, ई श्रम पोर्टल की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब साइन किया जा रहा है। अच्छा, वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि प्रॉपर हमारा एक एस्टिमेशन गिग वर्कर्स का होना ज़रूरी है। एक सेपरेट इनोमिनेशन एक्सरसाइजेस को आप बनाओ, आप कैटलाइज कर दो प्लेटफॉर्माइजेशन को, प्लेटफॉर्म बनाओ, स्टार्टअप्स के लिए तैयार करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाओ, साथ ही साथ आप सोशल इंक्लूजन इन डिजिटल इकोनॉमी को भी इन्हांस कर दो। जो वुमेन वर्कर्स हैं, जो पीडब्ल्यूडी है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए काम। फिर स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जॉब्स के लिए भी ज़रूरी है, आउटकम बेस्ड परस्यू करें, वो स्किलिंग, जॉब क्रिएशन वगैरह करें। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज की बात आती है, सोशल सिक्योरिटी चाहे वो पेड सिक लीव हो, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ट्राइपार्टाइट डायलॉग की ज़रूरत है, गवर्नमेंट, प्लेटफॉर्म, यूनियन, ईबीएमओज, लेबर इश्यूज, वर्कर्स वेलबींग, ये सारे डायलॉग्स करने की ज़रूरत है, ताकि हम इनको भी, गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स दे पाएँ, इनके वेलफेयर के लिए सोच पाएँ। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या है, क्यों न्यूज़ में रहा, देखते हैं। ये विजनिंगम पोर्ट लोकेशन है, देख लो यहाँ पर है, ठीक है, वल्लार पदम टर्मिनल कोची में। इंडिया ने वेलकम किया है अपना पहला कार्गो शिप, और ये न्यूली बिल्ट है, सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, विजिजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट केरला का। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, इस पे देखते हैं। देखो, ये जो पोर्ट है ना, इसको ओन कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ केरला करती है। कंटेनर है, मल्टीपर्पज के लिए है ना, यूज़ किया जाता है। पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड इन लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपोनेंट। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है, इसमें पोर्ट की अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, और जो पोर्ट ऑपरेशंस है वो प्राइवेट कंपनीज उसको कैरी आउट करती हैं। अब सवाल है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है? देखो, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब है ट्रांजिट हब है, जहां कार्गो जो होगा एक शिप से दूसरी शिप में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। रेल रोड सबको मिलाकर, छोटे छोटे जो पार्सल होते हैं, उनको आप बिगर शिप में अगर लोड करते हो ना, तो मतलब उनको भी स्मॉलर पार्सल ऑफ कार्गो बिगर शिप में लोड करके आप जगह जगह पर पहुंचा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। अब हमने विजिंजम को ही क्यों सुना, तो उसका सबसे बड़ा कारण था, देखो, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये 10 नॉटिकल माइल्स है, इंटरशिपिंग रूट से यूरोप, पर्शियन गल्फ, फारिस को बड़ा आराम से कनेक्ट कर देता है।
नेचुरल एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ना डीप ड्राफ्ट है, यहाँ पे ना एक कर्वीलीनियर कोस्ट है, जिससे सुनामी का इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है। ये भी हमारे लिए फायदे की बात थी। ट्रांसशिपमेंट हब ये इसलिए है क्योंकि ये पूरा कंसोलिडेट कर देता है रीजनल ओरिजिन को। अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है एज अ ट्रांसशिपमेंट हब, वो देखते हैं। देखो, रेवेन्यू जनरेशन तो होगा, ट्रांसशिपमेंट हब जो है उसके पास पूरा पोटेंशियल है कि वो रेवेन्यू लॉसेस को मेजर पोर्ट्स के कर्ब कर पाए। करंटली आप समझो 75% इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, कार्गो है, वो इंडिया के बाहर हैंडल किया जाता है। सेकंड काम क्या है? लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना, यानी लॉजिस्टिक एंड शिपिंग कॉस्ट को लोअर करना, और अपने साथ ये भी ध्यान रखना कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ी रहे। एक इसी में देखो, क्योंकि ना देखो, हम जब भी ट्रांसशिपमेंट की बात करते हैं तो एक शब्द आता है टर्न अराउंड टाइम, यानी वो टाइम जब आपने लोड की अनलोड कर रहे हो, कार्गो को लोड कर रहे हो, नया कार्गो, उसी को हम कहते हैं, मतलब जो ऑपरेशन करने का जिस समय काम होता है ना, प्रोसेस चलता है, उसी को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। अब इसके बाद स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है। जो पोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली रिजल्ट इन सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, चाहे वो शिप रिपेयर है, वेयर हाउसिंग है, ऐसे ही सेल्फ रिलायंस की बात है। चाइना के इन्फ्लुएंस बहुत इंक्रीज हो रहा था पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन ओशंस वगैरह में, उसको डील करने के लिए हमें चाहिए भाई बीआरआई का कोई तो ऑल्टरनेटिव हम भी ढूंढेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। फिर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन, पुअर शिपिंग कनेक्टिविटी है, इसलिए भी बहुत हमें वो लगता था, तो इसलिए हम चाहते थे कि हमारा बढ़े। इंडिया का शेयर वर्ल्ड ट्रेड में 2% तक दुखने की बात थी ना हमारे लिए, तो इसलिए हमने खोला। लेकिन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के साथ डेवलप करने के साथ कुछ इश्यूज हैं। द वेरी फर्स्ट इशू इज इनसफिशिएंट नेचुरल डेप्थ, यानी जो मेजर इंडियन पोर्ट्स हैं, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, तूतीपुरीन है, ये सारे के सारे जो नेचुरल डेप्थ है उनकी 10 से 14 मीटर है, और गुड ट्रांसशिपमेंट 20 मीटर डेप्थ पे होता है। नेचुरल डेप्थ की कमी है ट्रांसशिपमेंट हब पोर्ट में। अब डिस्टेंस जो है इंटरनेशनल शिपिंग लाइन से, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेजर पोर्ट ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट में है, इनका बहुत डिस्टेंस है। लेबर इशू है, फ्रिक्वेंट लेबर स्ट्राइक, कंजेशन बहुत चलता रहता है। डिस्पैरिटी है स्किल्स में, सारे वर्कर्स के पास अच्छी तरह की स्किल्स नहीं मिलती हैं। फिर फंडिंग की दिक्कत, लॉजिस्टिक्स की दिक्कत, कंपटीशन बहुत है। कोलंबो में, दुबई उबई बहुत कंपटीशन होता है, फॉरेन पोर्ट से हमारा बहुत कंपटीशन है। फिर करें क्या? तो कह रहा है देखो, मैरीटाइम अमृतकाल विजन है 2047 का, 2047, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो सके। तो पहली इसमें चीज़ है डीपर ड्राफ्ट्स, 18 से 20 मीटर की, ताकि लार्जर वेसल्स अकोमोडेट हो पाए, ये हो पाए। ट्रांसशिपमेंट हब की बात है, डेवलप करना है हमें ट्रांसशिपमेंट हब, ताकि हम लार्ज शेयर ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक का कैप्चर कर पाएँ। वेसल चार्जेस रिड्यूस करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए, न्यू इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलपमेंट गालाथे बे में, निकोबार में है। टैरिफ गाइडलाइंस है जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो फिक्सिंग मार्केट की। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात, कि मॉडर्न कार्गो हैंडलिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स पे काम करना, टैक्सेस शुड बी रैशनलाइज ताकि हम फॉरेन शिपिंग कंपनीज को अट्रैक्ट कर पाएँ। स्किल डेवलपमेंट पे हम ध्यान पे दे पाएँ, हमारा compete कर पाएँ हम इंटरनेशनल पोर्ट से, हम एक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रिपेयर कर पाएँ ताकि हमारा फ्यूचर कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। तो ये सब कामों के लिए हमें ज़रूरत है, इसलिए हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। अब गाइस, आज के लिए इतना ही। इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।